नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम अभी तक हमने जो है अपना पहला बुक खत्म कर दिया था, और अब हम अपने दूसरे बुक पे आ चुके हैं जिसमें हमारे इतने अध्याय दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तो आज हम चल रहे हैं अपने, आपको पता होगा हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया था, भक्ति सूफी परंपरा, यात्रियों के नजरिए। देखो, यात्रियों के नजरिए वाला जो हमारा चैप्टर है, ये तीनों बुक का सबसे आसान और छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, तीनों बुक के मुकाबले, ठीक है। इसलिए मैंने आपको तीन ही वीडियो में कराया था ये। लेकिन जो आपका भक्ति सूफी परंपरा है और विजयनगर साम्राज्य है, ये दोनों बहुत ही बड़े चैप्टर हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि विजयनगर वाला चैप्टर मैं आपको तीन ही वीडियो में करा दूं, ठीक है, 3 वीडियो में आपका हो जाए, कोशिश करूंगा, ठीक है। और तो ये हमारा दूसरा वीडियो है इस चैप्टर का, दूसरा वीडियो है विजयनगर साम्राज्य वाला चैप्टर का। और देखो, आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख लेना, उसमें मैंने आपको बेसिक बताया। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे, उसको आप स्कीप कर रहे हो, मिस कर रहे हो, और आप सीधे पार्ट 2 पे आ रहे हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरा पार्ट 1 देख लेना। आप आपको मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो जो है ना, आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। आप नीचे आपको देखोगे तो क्लास 12 हिस्ट्री प्ले लिस्ट न्यू कोर्स हमारा दिख जाएगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसको आप देखना, तभी आप पार्ट 2 को देखना, ठीक है। क्लास 12 हिस्ट्री हमारा है, न्यू कोर्स चल रहा है, मध्यकालीन हमने शुरू कर लिया इतिहास। पार्ट 2 है, चैप्टर हमारा 7वां है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, 14वीं से 16वीं शताब्दी। देखो, 14वीं में क्या होता है ना, इसकी स्थापना होती है। 16वीं में क्या होता है, इसका पतन हो जाता है। इसलिए इस साम्राज्य का सीमा रख रखा है, कल समय काल रख रखा है 14वीं से 16वीं सदी। आप ही सोचो, 14वीं में क्या हुआ, इसकी स्थापना हो गई, हरिहर बुक्का नामक भाइयों ने की 1336 में, और 16वीं शताब्दी में इसका तालीकोटा के युद्ध में इसका अंत हो गया। तो आप कह सकते हो इसका समय सीमा ये बिल्कुल सही रखा गया। समझ गए इसका समय सीमा ये क्यों रखा गया है? बिल्कुल। चलते हैं आगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अब कर लेना, वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हमारा टेलीग्राम का, अब कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं, प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं, जब आपको बोर्ड एग्जाम होगा तो मैं बहुत सारे मटेरियल आपको आपके लिए भेजूंगा, ठीक है, सभी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझे पर्सनली आकर वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, जो आपका पार्ट 1 वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको ये सिलेबस पढ़ के बताया था कि आपके बोर्ड एग्जाम ने आपके लिए क्या सिलेबस निकाला है इस चैप्टर के अंदर। तो अभी मैं आपको ये पढ़ के नहीं बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। और ज़्यादातर वीडियो जो है लंबे होते हैं तो बच्चे देखते भी नहीं है ना। तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर मैंने आपको पार्ट 1 में बिल्कुल पढ़ के बताया था, तो आप पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। शुरू करते हैं। और आपने छठा चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना, मैंने आपको टोटल 5 वीडियो में कराया है इस चैप्टर को। बहुत बड़ा चैप्टर था ये, बहुत ही बड़ा चैप्टर था। मैंने 5 वीडियो में आपको कराया है, हर चीज़ बताया है इसमें, ठीक है। अगर आप इन पाँचों वीडियो को ध्यान से देख लेते हो ना, तो मेरी गारंटी है 100% आप इस चैप्टर को समझ लोगे, पूरा का पूरा समझ लोगे, ठीक है। बेसिक से, यानी जीरो से लेकर हीरो तक की कहानी मैंने आपको इसमें बता दी है, ठीक है। देखो, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसका नाम क्यों रखा गया, विजयनगर का अर्थ क्या है, किसने स्थापना की, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, सभी मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम 8 से लेकर 15 तक के जो हमारे टॉपिक हैं, वो हम आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला जो हमारा, वैसे ये हमारा 8वां टॉपिक है, 7 टॉपिक पहले से लेकर हमने 7 तक जो है पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज हम 8 से कर रहे हैं। तो 8वां जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम आप ध्यान से पढ़ो, क्या नाम है उसका? उसका नाम है राय और नायक। राय और नायक, यानी विजयनगर साम्राज्य में कितने नायक हुए, कितने मतलब राजा हुए, ठीक है, उनको समझना है। तो ये राजा श्री कृष्ण देव राय जी का फोटो है, मूर्ति है। ये विजयनगर साम्राज्य के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है, सबसे प्रभावशाली राजा थे ये, बहुत अच्छे शासक थे, ठीक है। तो ये टॉपिक समझते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा राय और नायक। इसमें क्या बताया गया, कोशिश क्या किया गया बताने का। देखो, नायक सेना जो है प्रमुख होते हैं। नायक कौन होते हैं? नायक जो है सेना से ऊपर होते हैं, सेना के प्रमुख होते हैं, वो सेना उसके अंडर में होती है। नायक का किले पर नियंत्रण होता है। जैसे मान लो विजयनगर साम्राज्य का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है, तो इसके एंड में किला बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? एक किला। किले में एक दरवाजा है, ठीक है, ताकि लोग जो है वहां पे आके आक्रमण ना कर सके, ठीक है। वो किला रहता है हमारा, ठीक है। तो किले पे जो है नायक का नियंत्रण रहता था, जो सेना से ऊपर होते थे, सेना के सीनियर होते थे वो, ठीक है।
और कई बार वो उपजाऊ भूमि के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे ताकि सेना के भोजन का इंतजाम हो सके। इनको नायक कहते हैं। नायक हम किसे कहते हैं? जो सेना प्रमुख होते हैं, जो किले पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है, जो उपजाऊ भूमि के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं ताकि जो है सेना के लिए भोजन का इंतजाम हो सके, उनको हम नायक कहते हैं। और ये नायक तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। एक तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। ये विजयनगर का फोटो है ऐसे। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है हमारा विजयनगर साम्राज्य अमरनायक प्रणाली या व्यवस्था। अमरनायक प्रणाली या व्यवस्था, ये हमारा टॉपिक है। हम समझते हैं अमरनायक क्या है। नायक तो आपने समझ लिया, जो भाई सेना प्रमुख होते हैं, जो किले पर नियंत्रण रखते हैं, जो उपजाऊ भूमि की तलाश में घूमते रहते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं नायक। और अमरनायक क्या है? तो अमरनायक को समझते हैं अमरनायक क्या है। तो देखो, अमरनायक प्रणाली विजयनगर की एक प्रमुख राजनीतिक प्रणाली है। क्या है? प्रमुख राजनीतिक प्रणाली है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत से इकट्ठा किए गए हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आपको पता होगा, उससे एकत्र किया गया। मैंने आपको बताया था भक्ति सूफी परंपरा में। अमरनायक प्रणाली में जो अमरनायक नाम का व्यक्ति था, वो एक कमांडर था ऐसा। ठीक है, इसको हम कहते हैं अमरनायक, जो विजयनगर साम्राज्य में काम करता था, जिन्हें राय द्वारा यानी राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। राजा बोलते थे कि भाई तुमको मैं ये क्षेत्र देता हूँ, यहाँ जाके शासन करो। ठीक है, तथा ये अमरनायक कमांडर किसान, शिल्पकार जो थे और व्यापारी थे, उनसे भू राजस्व वसूलते थे। जो किसान है, कमांडर है ना, उनसे वसूलते थे ये। ठीक है, अमरनायक कमांडर राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग यानी खुद के उपयोग के लिए, तथा कुछ जो है घोड़ों और हाथियों के निर्धारित जो दल हैं उनके रख रखाव के लिए आपस में, मतलब उनके पास रख लेते थे वो अपने पास। ठीक है, कुछ तो जो है कमांडर खुद ही यूज करता था, है ना, और कुछ तो जो है हाथी और घोड़ों के लिए, मतलब चारे के लिए, खाना के लिए जमा कर लेता था, पैसे रख लेता था। अमरनायक कमांडर राजस्व का कुछ भाग मंदिर, सिंचाई साधनों के रख रखाव के लिए करते थे। अमरनायक कमांडर वर्ष में एक बार राजा को भेंट देते थे, गिफ्ट देते थे। ठीक है, और कई बार तो स्वामी भक्ति यानी वो राजा से प्यार करते थे, राजा को सम्मान देते थे। तो स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए कभी कभार क्या होता था कि कमांडर जो है ना खुद ही दरबार में उपस्थित हो जाता था राजा के सामने। ठीक है, राजा कभी कभी अमरनायक कमांडर को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान भेजता था। स्थानांतरित किया जाता था, यानी उसको स्थान से त्रित किया जाता था। ठीक है, स्थानांतरित किया जाता था, यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था ताकि वो जो है काम कर सके। उसका जो राजा का वर्चस्व है, राय का जो वर्चस्व है, वो कमांडर के ऊपर यानी अमरनायक के ऊपर देखने को मिलता था। राजा भी सोचते थे कि अगर मैं सुजारा अपने पास बुला लूंगा, ऐसे करवाऊंगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। डर दिखाने के लिए राजा जो है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा करते थे घूमने के लिए, या फिर ऐसे मतलब काम करने के लिए, जो इनका काम होता था कमांडर का। अब हम बात करते हैं अपना आगे, विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा। जल संपदा क्या होता है? जल मतलब होता है पानी, संपदा मतलब होता है संपत्ति। यानी विजयनगर साम्राज्य में जल की संपत्ति कैसी थी, इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है बहुत बार। समझते हैं विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा। देखो, विजयनगर साम्राज्य शुष्क क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, इस कारण पानी संचय करना और इसे शहर तक ले जाना बहुत ही आसान, बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, सॉरी, बहुत ही मुश्किल था। यहाँ से जो पानी जाएगा बहुत ही मुश्किल था। पानी संचय करना, उसको दूसरे शहर में भेजना बहुत मुश्किल था। विजयनगर साम्राज्य की जो भौगोलिक स्थिति थी, यानी पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो काम था, स्थिति थी, उस विषय में सबसे चौंकाने वाला जो बात है वो ये है कि जो तुंगभद्रा नदी है, उनके द्वारा जो निर्मित एक प्राकृतिक कुंड वहां पर है। ठीक है, वहां पर जो है एक कुंड आपको देखने को मिल जाएगा। यह नदी जो है उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। इसके आसपास क्या होता है, भूदृश्य जो है ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। ठीक है, इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकार नहीं बहती। ठीक है, यहीं से मिलती है। ठीक है, मतलब कई धारा के आकार जो है नदी से मिलती है यहाँ पर। ठीक है, लगभग सभी धाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों को हौज मतलब बनाए जाते थे उसमें। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, और यहाँ से नाली, ठीक है, पर्यावरण कुछ ऐसा दिखेगा आपको विजयनगर के अंदर।
अब हम बात करते हैं इसके दो प्रकार के जलाशय और नहर। तो एक तो हमारा है कमलपुरम जलाशय, एक है हमारा हीरिया नहर। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के अंदर आता है, जिसे हम कहते हैं हीरिया नगर। और ये जो है कमलपुरम जलाशय है, जिसको हम कहते हैं कमलपुरम जलाशय, ये भी एक जलाशय है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर समझ लो, ये हीरिया नहर है और ये हमारा कमलपुरम जलाशय। तो कमलपुरम जलाशय का निर्माण कब हुआ, तो आप कहोगे 15वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, इनके माध्यम से खेतों की सिंचाई तो होती ही थी, और इसके अलावा इसके माध्यम से विजयनगर के राजकीय केंद्र तक पानी ले जाना भी आसान होता था। ठीक है, इसकी निर्माण कब हुई हीरिया नहर की, तो इसका निर्माण जो है संगम वंश के राजाओं ने किया था। संगम वंश आपको पता होगा, 4 वंश थे हमारे, मैंने आपको पाठ में बता दिया था कि 4 वंश के राजाओं ने जो है विजयनगर साम्राज्य पे शासन किए थे। तो इस नहर में तुंगभद्रा पर बने जो बांध है उनसे पानी लाया जाता था, और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाला एक घाट सिंचित करने में प्रयोग होता है, मतलब ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ समझ सकते हो आप, ये हमारा हीरिया नहर है, ये हमारा कमलपुरम जलाशय। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अगला हमारा है विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदियां और सड़कें। किलेबंदियां और सड़कें, देखो किलेबंदी क्या होता है ना, कोई भी एक किला है, ठीक है, विजयनगर के अंदर, उन किले को हम बंद कर देंगे, सड़कें को बंद कर देंगे, वही होता है हमारा किलेबंदी और सड़कें। तो इनको समझते हैं कि क्या है। तो इस टॉपिक को समझते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार है, आप समझते चलो। और देखो आप नोट्स बनाते हो, चलो मैं आपको हर बार बताता हूँ, नोट्स बनाओगे आपका फ़ायदा होता है ना। मैं आपके भले के लिए कहता हूँ, मैं हर चीज़ आपके लिए कहता हूँ, तो आप नोट्स बनाते हो चलो। देखो किलेबंदी का अर्थ क्या होता है, किसी भी क्षेत्र को किसी दीवार से ढक देना ही या छुपा देना ही, बंद कर देना ही किलेबंदी कहलाता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसको हम बंद कर देंगे, ढक देंगे, छुपा देंगे, ठीक है, दीवार से ढक देंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम किलेबंदी। तो विजयनगर साम्राज्य का जितना बड़ा क्षेत्र था, उसके किनारे पर एक बंदी किया गया था, यानी किलेबंदी की गई थी वहां पर। ठीक है, ऐसे कि ताकि कोई व्यक्ति वहां से ना आ पाए, ठीक है, अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसलिए किलेबंदी वहां पर की गई थी। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। ठीक है, और इन्होंने दुर्गा के 7 पंक्तियों का उल्लेख किया, है ना, दुर्गा के 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि के आसपास जो क्षेत्र है उनको भी जंगलों से घेर दिया। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी जो पहाड़ियाँ थी उनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, गाढ़े या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग ये लोग कर सकते थे। ठीक है, किसी को गाड़ने में, किसी पिलर को गाड़ने में, जोड़ने में दीवार को। ठीक है, पत्थर के टुकड़े फनाकार, जिसके कारण ये फनाकार के थे और जिसके कारण वो अपने स्थान पर टिके रहते थे। ठीक है, जो आपके पत्थर दिख रहे हैं ये फनाकार के थे, जो अपने स्थान पर टिके रहते हैं, तोड़ने पे भी नहीं टूटेगा। और ये दीवार की हाइट बताऊं तो 100 फीट हाइट है इसकी। ठीक है, बहुत लंबा किलेबंदी होता था उस समय। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भागों के चारों ओर की गई थी। तीसरे किलेबंदी में शासकीय केंद्र को छेड़ा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो आप ध्यान दो, आपका ये पेज है आपके एनसीईआरटी में, यहाँ पे आपको एक प्रश्न मिलेगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देखो यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है एनसीईआरटी बुक में, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो ये प्रश्न क्या है, आपके विचार में कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था, यानी हम कृषि वाले क्षेत्र को, खेतों को क्यों किलेबंदी से हम घेरते थे, बंद करते थे, उसको बताना है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, पेज नंबर आप ये निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से करा देता हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए एनसीईआरटी बुक जिसने छापा है वो खुद ही यहाँ पे प्रश्न दे देता है। ठीक है, समझते हैं खेतों की किलेबंदी क्यों की जाती थी, आखिर क्या कारण होता था खेतों की किलेबंदी करने की। तो देखो खेतों की किलेबंदी जो है ना, वो मुख्य कारण उसका यही था कि उद्देश्य अपने जो दुश्मन है, हमारे जो दुश्मन है विजयनगर के दुश्मन, उनको खाद्य सामग्री से वंचित रखना, ताकि वो आत्मसमर्पण कर सके और वहां से कोई सामान ना ले जा पाए। ठीक है, ये हमारा काम होता था, इसलिए हम जो यहाँ पर किलेबंदी किया करते थे। ठीक है, इसलिए हम किलेबंदी करते थे।
किलेबंदी करने का, खेतों में किलेबंदी क्यों की जाती थी आप बताओ। तो हमारा पहला कारण हो जाएगा कि जो हमारे दुश्मन है विजयनगर साम्राज्य के, उनको जो हमारा खाद्य सामग्री है उससे वंचित रखना, ताकि वो बार बार आए और बोले कि अरे यार तो किलेबंदी है, कैसे जा सकता हूँ अंदर, सामान कैसे ले सकता हूँ, चोरी कैसे कर सकता हूँ, खेतों का जो खाद्य सामग्री उसको कैसे ले जाऊँ, कैसे ले जाऊँ, ठीक है, चोरी कैसे कर सकता है वो। तो कहीं ना कहीं तो सोचते सोचते वो सोचा कि भाई अब किलेबंदी की गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहीं ना कहीं ये खाद्य सामग्री से वंचित रह जाता है और चला जाता है अपने देश। तो क्या मतलब है कि किलेबंदी अगर हम करेंगे खेतों का, तो जो हमारे दुश्मन है वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, खाद्य सामग्री की चोरी नहीं करेंगे। तो ये कुछ कारण था हमारा इस प्रश्न समझ में आ गया आपको। ये प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक के फोटो दिखा के बता रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ में आए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का शहरी केंद्र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इसको समझते हैं। 12वां टॉपिक हमारा एनसीईआरटी के मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ चैप्टर को। तो टॉपिक हमारा 12 है, समझते हैं। पुरातत्वविदों में क्या हुआ, कुछ स्थानों जैसे मान लो जिसमें जो शहरी केंद्र थे उनका जो उत्तर पूर्वी, ठीक है, जो हमारा साइड था उसमें चीनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी पाया जाता था। ऐसा जो पुरातत्वविद को जो है ना कुछ स्थानों पर ऐसे पत्थर मिले, ठीक है। और उनका यह सुझाव है कि यहाँ पर अमीर व्यापारी रहते थे, क्योंकि ये पत्थर बहुत ही महंगा होता था उस समय में, कोई अमीर व्यक्ति ही खरीद सकता था, कोई अमीर व्यापारी वहाँ पे होगा, ठीक है। फिर यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था, या फिर हो सकता है रिहायशी मोहल्ला, ऐसा मिला है, ठीक है। और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार का वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के थे, लेकिन फिर भी वो मजबूत थे। ऐसा क्यों? लोगों के जो घर थे वो छप्पर के बने हुए थे, फिर भी मजबूत थे, ऐसा क्यों? एक प्रश्न उठाता है हमारा पुर्तगाली, जिसका नाम है बरबोसा। वो पूछता है, तो क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं, जो हमारे क्षेत्र के सर्वेक्षण विभाग जो डायरेक्टर से होते हैं, वो ये इंगित करते हैं, बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल या मंदिर होंगे, ठीक है। सर्वेक्षणों के मतलब उनसे ये पता चलता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जो जलाशय और साथ ही मंदिर के जलाशय सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत थे। कौन से? कुएं और बरसात। इन दोनों का जो पानी था वो लोग एकत्र करते थे बाल्टी में, टप में, ठीक है, और उनका कार्य करते थे, इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये कुछ आप बता सकते हो इसमें। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का राजकीय केंद्र, ठीक है, इसको समझते हैं, बहुत अच्छा है। अभी हमने शहरी केंद्र समझा था, अभी हम राजकीय केंद्र समझ रहे हैं। विजयनगर यहाँ से पूरा फैला हुआ है, यहाँ आपको कृष्णा नदी मिलेगा, यहाँ आपको तुंगभद्रा नदी मिलेगा, इसके बीच में स्थित था ये, और पूरा फैल गया था, ठीक है। तो राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण और पश्चिमी भाग, दक्षिण और पश्चिमी जो भाग है हमारा, उसमें स्थित था। और यहाँ पर 60 से भी अधिक मंदिरें बनी थी। दक्षिण हमारा ये हो जाएगा, और हमारा नहीं नहीं, दक्षिण हमारा ये हो जाएगा और पश्चिम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम और दक्षिण में क्या था, स्थित था हमारा राजकीय केंद्र के बस्तियां, ठीक है। और यहाँ पे 60 से भी अधिक मंदिरें देखने को मिली है। कहाँ पे? पश्चिमी साइड और दक्षिणी साइड। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं इसके अंदर का टॉपिक है, देखो, राजा के कुछ भवन थे जो हमें मिले हैं। पहला भवन हमारा था सभा मंडप, दूसरा हमारा था महानवी डिब्बा। पहला था क्या? सभा मंडप, दूसरा था महानवी डिब्बा। तो सभा मंडप में क्या था? सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसके आसपास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के कुछ साधनों के छेद बने मिले हैं, ठीक है। ऐसा आपको मिलेगा, कुछ लकड़ी के क्षेत्र, यहाँ पे कुछ छेद मिले हुए हैं ऐसे, ठीक है। और महानवी डिब्बा क्या है? महानवी डिब्बा समझते हैं इसको। तो देखो, यह विजयनगर में स्थित एक ऊंचा विशालकाय मंच था, सबसे ऊंचा था हमारा महानवी डिब्बा, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक था। इसका नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों को देखकर रखा गया था। इनका महानवी डिब्बा, महान यानी बड़ा, ठीक है, डिब्बा जैसे यानी छेद बने थे ना उसमें, डिब्बे जैसे, तो इनके आकार को देखकर और इनके कार्यों को देखकर इनका नाम रखा गया महानवी डिब्बा। इन संरचना यानी इसका जो बनावट है, उनसे जुड़े जो अनुष्ठान है, सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जिसे दशहरा,
कहते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में दुर्गा पूजा कहते हैं, बंगाल में नवरात्रि कहते हैं। तो महानवी डिब्बा जो है प्रायद्वीपीय भारत में इन नामों से जाना जाता था। और इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले जो धर्म अनुष्ठानों हैं, उन धर्म के अंदर जो नहीं होता सामान को बेचना, मतलब दान देना, ऐसा कुछ, और मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, है ना, तथा भैंसों अन्य जानवरों का बलि सम्मिलित था इसमें। इस त्यौहार से जुड़े हुए जो आकर्षण थे, नृत्य थे, कुश्ती प्रतिस्पर्धा, ये सब होता था इसमें, है ना, सजे लगे कुछ ऐसे, और घोड़े, हाथियां, रथ, ठीक है, सैनिक, और शोभा यात्रा, और साथ ही प्रमुख नायक, ठीक है, अधीनस्थ राजा द्वारा कुछ के अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर में प्रमुख आकर्षण थे, ठीक है। ये महानवी डिब्बा की बात है कि वहां पे कैसे माहौल थे, लोग क्या थे, क्या काम होता था। ये महानवी डिब्बा का फोटो है, ध्यान से देखो। महानवी डिब्बा का फोटो है, आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। इसकी लंबाई देखो कितना ज्यादा है, और इसमें छेद बने हुए तो छोटे छोटे, देख लो, इसलिए इसका नाम रखा गया महानवी डिब्बा। इसके अंदर आप दीवार यहाँ देखोगे ना, ये देखो, इसके यहाँ देखो, 1 मिनट में ये मिटा लेता हूँ तब आपको साफ दिखेगा। देखो यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, आप ध्यान से देखो, ये देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ये देखो, यहाँ पर कुछ आपको चित्र दिख रहा है दीवार के अंदर बना हुआ। इनको अगर जूम करके दिखाऊं आपको तो ऐसा दिखता है, ये देख रहे हो, इसमें चित्र बने हुए हैं किस किस देवी देवता के, कुछ युद्ध के, सेना के, लड़कियों का, घोड़ा का, भैंस का, ये सब का जो चित्र यहाँ पे बनने को देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, देखो 14वां टॉपिक हमारा है विजयनगर साम्राज्य का राजकीय केंद्र में स्थित जो अन्य भवन थे। कुछ अन्य भवन भी थे, देखो लंबाई देखो तो बहुत है, एक मनुष्य यहाँ पर आपको खड़ा दिखेगा तो इसकी लंबाई देख लो, इसके हिसाब से पता लगाओ कि कितना लंबा हो सकता है। देखो कितना लंबा है, विशाल है बहुत। तो कुछ अन्य भवन है, उनके बारे में समझते हैं कि अन्य भवन क्या दर्शाते हैं, क्या कहते हैं। तो पहला हमारा अन्य भवन में आ जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा कमल महल, दूसरा हमारा हो जाएगा हजार राम मंदिर, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हजार राम मंदिर, पहला हमारा हो जाएगा कमल मंदिर। इन दोनों मंदिर के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहले हम समझते हैं कमल मंदिर। तो कमल मंदिर आपके एनसीईआरटी में फोटो मिलेगा, ऐसा दिखता है कमल मंदिर, और ऐसे देखोगे तो आप ऐसा मिलता है, इसके ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं, और ऐसे देखोगे तो आप 4-5 फोटो है आपके जो कमल महल का ही है, और ऐसा दिखता है, ठीक है। बात करते हैं, देखो राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक था हमारा लोटस कमल, लोटस कमल, जिसे हम कमल महल कह रहे थे। इसका नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्री ने किया था। यह परिषदीय सदन था जहां लोग राजा और अपने परामर्शदाता से मिला करते थे। मान लो आपको राजा से काम है तो आप इसके अंदर जाओगे, कहाँ, कमल महल में जाओगे, राजा से मिलोगे, अपनी परेशानी बताओगे, बातचीत करोगे। तो ये था हमारा कमल महल। अब हम बात करते हैं आगे, देखो ये जो आपको फोटो दिख रहा है आपके एनसीईआरटी में यूं का यूं दे रखा है, ध्यान से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब हम बात करते हैं हजार राम मंदिर, कैसा दिखता है, तो आप फोटो देखो, ऐसा दिखता है हजार राम मंदिर, ठीक है। और लड़की को देखो तो लड़की अंदर खड़ी है हजार राम मंदिर के अंदर, यहाँ देखो ये जो दरवाजा बन रखा है ना, इसके अंदर जाकर ये खड़ी है अंदर, और ऐसा दिखता है दृश्य अंदर, ठीक है। और इसके बाद चित्र बने हुए आपको दिख जाएंगे, जो ऊपर देख रहे हो चित्र बना हुआ है, यहाँ चित्र बना हुआ है, यहाँ चित्र बना है, पूरा चित्र बना हुआ है। तो समझते हैं हजार राम मंदिर क्या कहता है। तो यह राजकीय केंद्र में स्थित एक सुंदर मंदिर था। इस मंदिर का उपयोग सिर्फ राजा और राजा के जो परिवार वाले थे वो कर सकते थे, ठीक है। ये प्राइवेट था, सरकारी नहीं था हमारा, या फिर सार्वजनिक नहीं था हमारा, निजी था, ठीक है। सिर्फ राजा और राजा के परिवार वाले यहाँ पे आ सकते थे। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर चित्र बनाए हुए थे रामायण के लिए, मतलब रामायण से कुछ चित्र लिए गए, श्री राम जी का लिया गया, सीता जी का लिया गया, लक्ष्मण जी का लिया गया। तो इन सभी चित्र जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ये देख लो पूरा चित्र बना हुआ है, यहाँ दीवार पे बना हुआ है, और अंदर भी बना हुआ है। तो ये हमारा हजार राम मंदिर है जो वहां पर राजकीय केंद्र था। अब हम बात करते हैं, देखो हमारा 15वां टॉपिक है जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र। धार्मिक केंद्र को समझते हैं कि क्या कहता है। देखो विजयनगर के कुछ धार्मिक केंद्र थे, धार्मिक हमारा केंद्र था, उसको समझते हैं। तो देखो विजयनगर साम्राज्य के उत्तरी भाग को धार्मिक केंद्र कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य, अगर आप मैप बनाओ आपके सामने, कुछ ऐसा मेरे से बनता है, देखो ये उत्तर वाला जो साइड है हमारा, है ना, इसको धार्मिक केंद्र कहते हैं, है ना। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये पहाड़ी रामायण में उल्लिखित वाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती है।
ठीक है। अन्य मान्यता क्या है? तो इनके अनुसार जो स्थानीय मातृ देवी और पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य हमारा था उसके संरक्षण देवी देवता शिव के रूप में मानते थे, ठीक है। और जैन मंदिर भी यहाँ से मिले हैं। विजयनगर के स्थान पर चयन वहां विरूपाक्ष मंदिर पंपा देवी मंदिर के अस्तित्व से प्रेरित था। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर शासन करने की दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यताएं कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित किया गया। जो कन्नड़ हमारा लिपि है उसके अंदर ये शब्द जो है यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ होता है हिंदू सुल्तान। क्या अर्थ होता है? हिंदू सुल्तान। यहाँ जो हमारा पार्ट सेकंड था खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना और वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। आपके लिए इतना बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो आप लाइक जरूर करना। एक लाइक से हमारा मोटिवेशन जो है ना बहुत पहुँच जाता है ऊपर तक, ठीक है। और कमेंट करके आप बताना कि आपको चैप्टर कैसा लग रहा है। एक पार्ट और आएगा, ध्यान दो, एक पार्ट हमारा आएगा, पार्ट थर्ड, उसमें हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने सोचा कि भक्ति सुफी परंपरा वाला चैप्टर जो है वो मैंने आपको 5 वीडियो में कराया है, तो क्यों ना मैं आपको विजयनगर वाला सिर्फ 3-4 वीडियो में करा दूं। ऐसे मैंने सोचा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप पढ़ सको, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा, तो मैंने सोचा चलो अब मैं 3 ही वीडियो में आपको करा दूंगा। तो मैंने टॉपिक जो है आपके सामने बहुत ज़्यादा लिए थे, उसको मैं आपको अलग अंदाज में बताया हूँ पूरा। और मैंने आपको एक बात बता दूँ, मैं आपको हर चीज़ एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बताता हूँ, उसके बाहर कुछ नहीं बताता, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जो आपको टॉपिक मिलता है ना, वो आप डायरेक्ट पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक में तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको जिस तरह से वो टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ ना तो आपको समझ में आता होगा। यानी टॉपिक हमारा एनसीईआरटी बुक का ही होता है, ठीक है, लेकिन समझाने का तरीका ऐसा होता है जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। ऐसा आप समझो, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। देखो चैप्टर जब हमारा खत्म हो जाएगा ना तो आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, और कोई भी आपको परेशानी हो तो आप सीधे इंस्टाग्राम पे आना, मुझे मैसेज करना, उन सभी परेशानियों को मैं दूर करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।